हेलो गाइस। आज अपन देख रहे हैं कैपिटल गेन टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी कैपिटल गेन होता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, अपन सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर। एसेट्स बहुत सारी होती हैं कैपिटल के रूप में, जैसे अभी अपन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, दो अलग अलग वैरायटी होती हैं, ज्वेलरी होती है। तो एसेट्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अपन स्पेशली अभी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है। तो इसको दो पार्ट्स में अपन डिवाइड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी पर तब होता है जब आपने उसका होल्डिंग पीरियड 24 महीने 24 मंथ से लेस देन हो। अगर वहीं पर प्रॉपर्टी की होल्डिंग पीरियड आपकी 24 मंथ से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म। होल्डिंग पीरियड क्या होता है? होल्डिंग पीरियड का मतलब जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी, परचेज करी, और जब आपने उसको सोल्ड आउट करी, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 24 मंथ्स से कम या 24 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 24 मंथ से कम है तो वो शॉर्ट टर्म में आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर, या लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस। एंड इसी तरह से अगर 24 मंथ से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस कुछ भी हो सकता है। ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो क्या है कि आपका जो भी स्लैब रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्सेशन होगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बनाया हुआ है। तो ये है पर शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कंडीशन में 24 मंथ से कम होना चाहिए होल्डिंग पीरियड, एंड उसके ऊपर जो भी टैक्सेशन होगा, जो टैक्स लगेगा वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। वहीं पर अगर प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म 24 मंथ से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड है तो वहाँ पर एक कट ऑफ डेट डिसाइड करी है गवर्नमेंट ने कि वो जो कट ऑफ डेट है वो 23 जुलाई 2024 है। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो आपके पास एक्सिस्टेंस में थी या है, वो आपने उसको ख़रीदा और बेचा, दोनों ही चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ कि 23 जुलाई 2024 तक या उसके पहले आपने खरीदी थी और उसी के पहले बेच दी है, तो उसके ऊपर टैक्सेशन होगा 20% की रेट से, और आपको उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। वहीं पर अगर आपकी प्रॉपर्टी जो आपके पास थी या है, वो अगर 23 जुलाई के बाद अपन उसकी बात कर रहे हैं, तो इफ़ प्रॉपर्टी इज परचेज एंड सोल्ड, दोनों ही चीज़ें अपन 23 जुलाई 2024 के बाद की बात कर रहे हैं कि अगर आपने खरीदी भी 23 जुलाई 2024 के बाद है और बेची भी दो 23 जुलाई 2024 के बाद है, यानी कि कुल मिला के अभी इस ईयर में तो ये कंडीशन फॉलो होनी नहीं है, क्योंकि आप खरीद तो रहे हैं तो वो 24 महीने हुए ही नहीं है उसको बेचने के लिए। तो कुल मिला के ये 2 साल बाद की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, यानी 2026 से इसकी बात होगी कि आपने 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी और 23 जुलाई 2024 के बाद ही आप बेचेंगे 24 महीने बाद। तब आपके ऊपर जो टैक्सेशन लगेगा उस कंडीशन में, तो वो 12.5% फ्लैट रेट रहेगा, इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। वहीं पर अगर आपने प्रॉपर्टी तो खरीदी थी कब? 23 जुलाई 2024 के पहले, लेकिन आप बेच रहे हो कब? 23 जुलाई 2024 के बाद। अब इसमें क्या है, दो सिनेरियो बनेंगे आपके पास। क्या सिनेरियो बनेंगे कि आप चाहो तो ओल्ड रिजिम ले लो, चाहे न्यू रिजिम ले लो। देखो अपन कब की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आपके पास 23 जुलाई 2024 के पहले से एक्सिस्टेंस में थी, लेकिन आपने उसको बेचा कब? 23 जुलाई 2024 के बाद। तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या? या तो आप ओल्ड मेथड से, यानी कि 20% की जो टैक्स रेट है उसके साथ ले लीजिए, जिसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। वहीं पर अगर आप 12% 12.5% की जो रेट है टैक्सेशन की, या तो आप उससे टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट इंडेक्सेशन। यानी कुल मिला के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर किसी प्रॉपर्टी पे आपको हो रहा है तो 24 महीने का सिनेरियो तो है कि 24 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एक कट ऑफ डेट है 23 जुलाई 2024। या अगर आपने प्रॉपर्टी उसके पहले बेची, खरीदी थी उसी के पहले बेच दी है, तो ओल्ड लॉ के हिसाब से 20% टैक्सेशन लगेगा विथ इंडेक्सेशन। वहीं पर अगर 23 जुलाई 2024 के बाद ही आपने खरीदी और बाद में ही बेची है, यानी कि अपन 2026 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 24 महीने तब आपको पूरे होंगे, तो वहाँ पर आपको फ्लैट 12.5% से टैक्सेशन लगेगा, जिसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी आपने
23 जुलाई 2024 के पहले से होल्ड कर रखी है, लेकिन आपने उसको 23 जुलाई 2024 के बाद सोल्ड आउट कर रहे हैं आप, तो उसमें आप जो भी जिसमें भी आपको बेनिफिट मिले, चाहे 20% फ्लैट रेट जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट है, या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, जिसमें भी बेनिफिट है, आप वो टैक्सेशन का मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। कब? प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए। अब चूंकि क्या होता है कि कैपिटल गेन जब आप लोगों को हो जाता है, तो आप हमेशा ये सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट को आप लोगों को टैक्स कम देना पड़े, या आप किसी भी तरह से आप टैक्स देना ही ना पड़े। तो उस सिचुएशन में क्या है कि अपन गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में कुछ सेक्शंस ऐसे बना रखे हैं जिसमें आप या तो आप टैक्स देने से टोटली बच जाएंगे, या आपके ऊपर कम लगेगा, आप कुल मिला के उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो 3 सेक्शंस यहाँ पे मैं आपको कोट कर रहा हूँ, सेक्शन 54, सेक्शन 54EC, सेक्शन 54F। ये 3 सेक्शंस बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें आप जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हो रही है, इसलिए मैं जो भी प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसमें बताया हुआ है कि आप क्या बेचेंगे और क्या ख़रीदना रहेगा आपको, या क्या ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स सेव कर सकते हैं आपका। ठीक है, तो सेक्शन 54 क्या बोलता है कि ये वाला जो सेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF के लिए बेनिफिट है, यानी कि सिर्फ ये लोग ही सेक्शन 54 का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरे जैसे लाइक कंपनी हुआ, पार्टनरशिप फर्म हुआ, LLP हुआ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हुए, ये लोग इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। दूसरा, ओनली ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इस सेक्शन का बेनिफिट आपको कब मिलेगा कि जो आपने प्रॉपर्टी बेची है। लाइक यहाँ पर अपन बात कर रहे थे क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 54 में जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, न्यू प्रॉपर्टी जो आप खरीदेंगे बदले में, जैसे आप ने ओल्ड प्रॉपर्टी जो भी बेची, हाउस प्रॉपर्टी बेची, उससे जो पैसा आएगा उसको आपको कहाँ लगाना है, न्यू प्रॉपर्टी, न्यू हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने में उस पैसे को आपको यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। और जो आप न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसकी कंडीशंस अभी आगे और आ रही हैं, उसकी मैक्सिमम लिमिटेड 2 हाउस प्रॉपर्टी तक, यानी कि आप को जो भी प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी बेचने से जो कैपिटल गेन हुआ था उसका अमाउंट आप न्यू हाउस प्रॉपर्टी खरीदने में करेंगे, और मैक्सिमम आप 2 हाउस प्रॉपर्टी तक उसको परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ के लिए क्या बोला है इन्होंने कि परचेज़ आप या तो जिस साल आपको कैपिटल गेन हुआ है उसके 1 साल पहले आप खरीद चुके हों, या आगे आने वाले 2 सालों में कभी भी आप खरीदने का मूड बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको कैपिटल गेन जो हुआ है सेल ऑफ प्रॉपर्टी पर, हाउस प्रॉपर्टी पर, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। या जिस साल आपने प्रॉपर्टी बेची है, जिस साल आपको कैपिटल गेन हुआ है, उसके नेक्स्ट 3 ईयर्स में आपका हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अपन बात करें सेक्शन 54 में, जहाँ पर ओल्ड प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी है, न्यू प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन जो भी न्यू प्रॉपर्टी है वो आप हाउस प्रॉपर्टी ही परचेज करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे आगे आने वाले कुछ सालों में या बैक साइड में। ओनली कैपिटल गेन अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड का मतलब ये है कि सपोज करें कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी थी 50 लाख की या 20 लाख की, और आपने उसको बेचा 1 करोड़ रुपए में, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 80 लाख रुपए का या 50 लाख रुपए का। तो यहाँ पर जब आप न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वहाँ पर आपको पूरा 1 करोड़ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल अमाउंट का जो अमाउंट है, कैपिटल गेन का जो अमाउंट है, सॉरी, कैपिटल गेन का अमाउंट कितना था, 80 लाख रुपए या 50 लाख रुपए, सिर्फ और सिर्फ वही आपको री इन्वेस्ट करना है न्यू हाउस प्रॉपर्टी में। 2 हाउस प्रॉपर्टी ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली वंस इन लाइफ टाइम फॉर 2 करोड़ रुपीज़। यहाँ पर अपन ने 4th पॉइंट में पढ़ रहे हैं कि आप 2 हाउस प्रॉपर्टी तक खरीद सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट, यानी 2 हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट आपको लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक बार अवेलेबल होगा, और वो भी कब होगा कि जब आपका जो कैपिटल गेन का अमाउंट है वो 2 करोड़ रुपए से कम हो।
कैन ऑप्ट फॉर वन हाउस प्रॉपर्टी ऑप्शन मल्टी टाइम्स, यानी कि सपोज करें कि आपने इस साल कोई भी कैपिटल गेन होता है और 2 साल बाद आपको फिर से दोबारा कैपिटल गेन हो रहा है किस चीज़ पे, हाउस प्रॉपर्टी पर ही। आपने एक हाउस प्रॉपर्टी इस साल बेच दी है, उसका कैपिटल गेन का अमाउंट आपने री इन्वेस्ट कर दिया न्यू हाउस प्रॉपर्टी खरीदने में। अब 2 साल बाद आपने क्या करा, उस हाउस प्रॉपर्टी को दोबारा से बेच दिया। तो आप ऐसा नहीं है कि सेक्शन 54 का जो बेनिफिट है लाइफ में एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, इसका बेनिफिट आप मल्टी टाइम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किसी ईयर में आपको जो बेनिफिट है 2 करोड़ रुपए से कम है और आपने उस साल 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली या कंस्ट्रक्ट कर ली, तो वो 2 हाउस प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन आपको लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार अवेलेबल होगा। मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो इस सेक्शन में आपको दी गई है वो 10 करोड़ रुपए तक है, यानी कि आप 10 करोड़ रुपए तक का कैपिटल गेन का बेनिफिट लेने के लिए इस सेक्शन 54 का बेनिफिट मल्टी टाइम्स ले सकते हैं। मल्टी टाइम यानी कि या तो आप एक साल में पूरा का पूरा कर लीजिए बेनिफिट, या 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, जब भी आपको अगर बार बार प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे हैं तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें इस सेक्शन के लिए एक चीज़ और है कि अगर किसी साल में ऐसा होता है कि आपको कैपिटल गेन हुआ प्रॉपर्टी सेल करने पर और आप उसके बदले में ना तो न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर पा रहे हैं ना कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, इन दैट कंडीशन आप उस कैपिटल गेन अमाउंट को, मैं सिर्फ कैपिटल गेन अमाउंट की बात कर रहा हूँ, आप उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अमाउंट को तब तक डिपॉजिट रखना है जब तक कि आप उसको हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने में या परचेज करने में यूटिलाइज ना कर लें, तब तक आपको उसमें रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। सेक्शन 54 क्या बोलता है, सेक्शन 54 EC सॉरी अगेन, कि इस सेक्शन का बेनिफिट कोई भी पर्सन ले सकता है। यहाँ पर था इंडिविजुअल एंड HUF अकेला, यहाँ पर कोई भी पर्सन, चाहे वो कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे LLP हो, कोई भी इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है। एनी एसेट टू बी सोल्ड, अब देखें यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है कि कोई भी एसेट आप बेचेंगे उस पर होने वाले कैपिटल गेन को यूटिलाइज करने के लिए या उस पर टैक्स ना देना पड़े, उस कंडीशन में कोई भी आप कैपिटल एसेट्स को बेच सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी था, ठीक है। इस स्पेसिफाइड बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिख दिया, बॉन्ड लिख दिया, बॉन्ड विथ 5 ईयर लॉक इन टू बी परचेज। बदले में क्या लेना है, आपने सपोज करें कोई शेयर्स आपने बेचे या म्यूचुअल फंड बेचे और उस साल आपको प्रॉफिट हो गया 10 लाख रुपए का। अभी 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको हुआ और वो लॉन्ग टर्म में था, तो आपको 12.5% की रेट से टैक्स देना पड़ता है उस पर और इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। तो वो 10 लाख का जो अमाउंट है, आप जो कैपिटल गेन हुआ है आपको, वो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में बताए हुए हैं कि उन बॉन्ड्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जिनका लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का होगा, तो आपको कैपिटल गेन पर टैक्स बचा सकते हैं आप उस कंडीशन में। वो जो बॉन्ड्स हैं वो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हो सकते हैं, REC के हो सकते हैं, IRFC मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ओर से, PFC इसके हो सकते हैं। तो कुछ और भी कैटेगरीज हैं, ये मैंने एग्जांपल्स के लिए दिए हुए हैं आप लोगों को। तो ये 4 तरह के जो बॉन्ड्स हैं इनका लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का होता है। अगर कोई भी कैपिटल एसेट्स बेचने पर आपको कोई प्रॉफिट होता है, कोई भी कैपिटल गेन होता है, अगर आप उसको 5 ईयर्स लॉक इन पीरियड वाले इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स को सेव कर सकते हैं। ओनली कैपिटल अमाउंट टू बी री इन्वेस्ट, यहाँ पर दोबारा सेम वही चीज़ लिखी हुई जो यहाँ पर लिखी हुई थी कि आपको जो कैपिटल गेन हो रहा है, जैसे इस एग्जांपल में अपन ने लिया था कि 20 लाख की कोई प्रॉपर्टी थी, आपने उसको 1 करोड़ में बेचा, 80 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वो 80 लाख रुपए ही आपको री इन्वेस्ट करने थे। सेम कंडीशन यहाँ पर है, ओनली कैपिटल अमाउंट टू बी री इन्वेस्ट, ठीक है। इन्वेस्ट विद इन 6 मंथ्स ऑफ ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर जो ट्रांसफ़र की कंडीशन, जैसे इसमें कंडीशन थी कि भाई 1 साल पीछे या 1 साल 2 साल आगे आप परचेज़ कर सकते हैं, 3 साल में कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का री इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ्स का टेन्योर है। उस 6 मंथ के ड्यूरेशन में आपको ये बॉन्ड्स खरीदने ही पड़ेंगे।
अदरवाइज टैक्सेशन पूरा लगेगा। मैक्सिमम 50 लाख की एग्जम्पशन दी हुई है इसमें कि आप 50 लाख रुपए तक बचाने के लिए इस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे को। रिटर्न ऑन बॉन्ड्स आर टैक्सेबल। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपने इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है उस पर मिलने वाला रिटर्न, चूँकि एक फ़िक्स रेट होती है 6% 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस पर मिलता है वो कंपेरेटिवली एफडी से काफ़ी कम होता है, तो उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेक्शन 54F, इस सेक्शन का बेनिफिट कौन ले सकता है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, सेम एज सेक्शन 54। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स टू बी सोल्ड एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर एनी एसेट टू बी सोल्ड, कोई भी आप एसेट बेच रहे हैं उसका बेनिफिट, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी भी इंक्लूड है क्योंकि एनी की बात कर रहे हैं, पर एनी एसेट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी कोई भी कैपिटल एसेट हो सकती है लेकिन हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी वो जिसको आप बेच रहे हैं, यानी कि ज्वेलरी हो सकती है, पेटेंट्स हो सकते हैं, कॉपीराइट हो सकते हैं, ट्रेडमार्क हो सकते हैं, मशीनरी हो सकती है। हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी। बिल्डिंग हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी यानी कि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जिसमें आप लोग रहते हैं, अपन उसकी बात कर रहे हैं। ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी टू बी परचेज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप एक हाउस प्रॉपर्टी, जैसे कोई भी आपने कैपिटल एसेट बेची उसके बदले में कोई भी एक हाउस प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं। बेचना, हाउस प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है इसमें, बिक तो कोई दूसरी एसेट्स रही है लेकिन बदले में हाउस प्रॉपर्टी लेना है आपको। परचेज 1 ईयर बैक और 2 ईयर लेटर, सेम कंडीशन एज इन सेक्शन 54। या तो आप 1 साल पहले खरीद चुके हो या अगले आगे आने वाले 2 सालों में आप हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, या कंस्ट्रक्शन अगले 3 साल में पूरा हो जाना चाहिए। एंटर सेल प्रोसीड टू बी री इन्वेस्टेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। यहाँ पर इसमें जो एग्जांपल था 20 लाख की प्रॉपर्टी आपकी ऑलरेडी थी जिसको आपने 1 करोड़ रुपए में बेचा, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपन 80 लाख रुपए री इन्वेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे पूरा का पूरा सेल प्रोसीड 1 करोड़ का आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर परचेजिंग अ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। नॉट मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कंडीशन डाला हुआ है कि आपने जैसे कोई भी एसेट्स बेचा, कोई भी कैपिटल एसेट बेचा, बदले में आप हाउस प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो जिस दिन आप हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस समय आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी एक्सिस्टेंस में होना चाहिए। यानी कि ये अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे आप 2 हाउस प्रॉपर्टी तक खरीद सकते थे, बाद में कैपिटल गेन होने के बाद में 2 हाउस प्रॉपर्टी तक खरीद सकते थे, यहाँ पे इस पर उन्होंने कैपिंग लगा दी है यहाँ पे कि आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, आप एक और खरीद सकते हैं, 2 नहीं खरीद सकते अब आप, ठीक है। मैक्सिमम एग्जम्पशन जो इस सेक्शन में है वो 10 करोड़ रुपए तक की है। इसमें 50 की थी, इसमें भी 10 करोड़ की थी, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन 54 EC जो है, इसमें आपको जो कैपिटल गेन हुआ था उसको डिपॉजिट करने के लिए ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम नहीं अवेलेबल है, लेकिन सेक्शन 54 और सेक्शन 54F इन दोनों ही सेक्शन में आपको जब तक आप हाउस प्रॉपर्टी खरीद नहीं लेते या कंस्ट्रक्ट नहीं कर लेते तब तक आप उस पैसे को, जो आपको कैपिटल गेन हुआ है उस पैसे को आप कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। ओके गाइस, आज का वीडियो कंप्लीट होता है।